Hello, dear students. I hope you all are in pink of your health. I hope you all are enjoying your online classes. Though I know they are not that much effective as your offline classes, but we have to adjust according to the times. But don't worry, there'll be offline classes again, hopefully, God willing. Anyways, today I am going to cover the last part of the chapter Human Resources, class 8th SST, and the chapter number is 7. We are on page number 86. I have already covered first two parts. I have covered this chapter in two more videos which I have already uploaded on my channel, and this is the last video related to this chapter, right? So on page number 86, growth of population. Population is always in a state of flux. State of flux means which is constantly changing. Now either it can be growing or decreasing, that doesn't matter, but it is constantly changing to that thing we call state of flux, right? State of flux का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो लगातार बदलती रहती है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है, लेकिन उसमें चेंजेस आते रहते हैं. तो कहते हैं कि जब हम एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ को परसेंटेज में काउंट करते हैं, तो उसको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. अब कहते हैं ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकती है अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है. डिक्लाइन मीन्स वो कम होती है. और पॉपुलेशन ज़्यादा भी पॉजिटिव हो सकती है अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे कि इंडिया का हाल है, आपको मालूम है. ठीक है. अब कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट, एक है माइग्रेशन. बर्थ रेट मतलब है कि कितने बच्चों का जो बर्थ है वो हो रहा है. बर्थ रेट कितना है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन एक स्पेसिफिक एरिया में. डेथ रेट का भी यही मतलब है कितने लोगों की डेथ हो रही है. और माइग्रेशन इन एंड आउट दो तरह की होती है. इन माइग्रेशन है कि किसी और कंट्री से कितने लोग आपकी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं. आउट है आपकी कंट्री से कितने लोग फॉरेन जा रहे हैं. ठीक है. तो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन के ऊपर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है. अब कहते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पेज नंबर 87 फर्स्ट पैराग्राफ, वो 1.5 बिलियन थी इन द ईयर 1900. पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन थी. लेकिन कहते विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो हो गई. प्रेजेंट पॉपुलेशन 7 बिलियन 2011. अब ये बुक में आपका जो डाटा दिया हुआ है वो सिर्फ 2011 तक का ही है. मे बी ये बुक 2011 में या उसके 1 साल या 2 साल बाद तक प्रिंट हुई होगी, तो तब तक का ही डाटा इसके अंदर है. तो 7 बिलियन कहते हैं और ग्रो कर गई है. जस्ट दैट द ग्रोथ रेट हैज़ बीन राइजिंग अप एंड पॉपुलेशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रैपिडली. रैपिडली मीन्स क्विकली कहते पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. और कहते कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा आग की तरह बढ़ी है लास्ट सेंचुरी में. ठीक है. इट इन पर्टिकुलर इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम अबाउट 400 मिलियन इन 1961 टू ओवर 1 बिलियन पीपल इन द ईयर 2011. अगर 1961 में देखें तो 400 मिलियन गॉन अप, 400 मिलियन अप चली गई है, और बिलियंस में हमारी सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है. ठीक है. ये हमने चैप्टर की बिगिनिंग में भी पढ़ा था. 4-5 ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको मिला दो तो उनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनती थी. ठीक है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 5 कंट्रीज़ की अगर आप पॉपुलेशन को मिला दो तो उसके बराबर अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी पिछले 50 सालों में जो है वो बढ़ गई है. ठीक है. 50 ईयर्स में कितनी बढ़ी है, हैज़ एडेड मोर देन 700 मिलियन पीपल हमारे में और ज़्यादा ऐड हो गए हैं. It is estimated that at this rate of growth in population, the country will almost double its population in next 36 year. और कहते हैं ऐसा एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि अगले 36 ईयर्स में आज जितनी, यानी 2011 में जितनी हमारी पॉपुलेशन थी, अगले 36 ईयर्स में उससे डबल हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है जी कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बनते किस चीज़ से हैं, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है. तो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एट्रीब्यूट करती हैं. एट्रीब्यूट है उसका कारण,
कॉजेज़, एट्रीब्यूट मीन्स उसके काफ़ी सारे कारण हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड डिफरेंट कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट मीन्स कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन, जिनमें हमारे पास आ जाता है एज स्ट्रक्चर क्या है, सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट, रेशो ऑफ अर्बन रूरल अर्बन population, working non-working population. All these parameters play an important role in reflecting occupation, lifestyle and social status of the पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं जिनका हमने पहले नाम लिया है, एज है, सेक्स रेशो है, लिटरेरी रेस है, एट्सेट्रा, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऑक्यूपेशंस किस तरह की होंगी, एक कंट्री में किस तरह का लाइफस्टाइल होगा, सोशल स्टेटस जो है वो पॉपुलेशन का किस तरह का होगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है दैट इज़ एज स्ट्रक्चर। अब कहते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन को। जब हम एक पॉपुलेशन का, एक कंट्री की पॉपुलेशन का एनालिसिस करते हैं एज के बेस पे, उसके सेक्स के बेस पे, डेथ रेट के बेस पे, बर्थ रेट के, इन सारे बेसिस पे उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, पता करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, किस तरह से डिवाइडेड है, क्या कैसे कैटेगराइज है, तो उसको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉपुलेशन में है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एज। ठीक है, तो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली यहाँ पॉपुलेशन को कोई भी कंट्री जब कैटेगराइज करती है तो उसको बेसिकली 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करती है। सबसे पहला ग्रुप है बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, जो 14 ईयर्स से नीचे के लोग हैं उनको यंग पॉपुलेशन बोला जाता है। नंबर 2 है कैटेगरी में 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक वालों को एडल्ट पॉपुलेशन बोला जाता है, और 59 ईयर्स से अबव वालों को ओल्ड पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से एज जो है उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन काउंटिंग में। ठीक है, और कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पेज नंबर 88 फर्स्ट पैराग्राफ, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्डर पीपल 59 आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब कहते हैं जो 15 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं बिलो 14 वाले, ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट हैं। उनमें से मैक्सिमम जो लोग बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे। ठीक है, उसके बाद 59 वाले जो हैं, या 59 के बाद वाली जो लाइफ 60-61 वाली आगे की लाइफ है, वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन माने जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जो 15 ईयर से लेके 59 ईयर वाले लोग हैं इनको बोला जाता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, क्योंकि ये हर तरह से प्रोडक्टिव है, ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव है। मतलब बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होता है दोज हु कैन गिव द बर्थ, दोज हु आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन टू द वर्ल्ड। ठीक है, और इकोनॉमिकली भी यही लोग, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, यही लोग इसी एज वाले सबसे ज़्यादा बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो देश की, किसी भी देश की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन माना जाता है। ठीक है, दिस ग्रुप ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, तो किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी इसी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मीनिंग है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन पॉपुलेशन कितना है। अब जनरली इसको काउंट कैसे किया जाता है कि द सेक्स रेशो इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पर 1000 मेल्स के बराबर हम कितने फीमेल्स एक कंट्री में हैं, किस ईयर में हैं, उसको उस तरह से काउंट किया जाता है, विच इज़ वेरी मच विजिबल इन द बिलो गिवन ग्राफ यू कैन सी। उसमें सभी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो आपको दी हुई है, जिसमें अगर हम सेक्स रेशो इंडिया में देखें तो वो काफ़ी कम है। यहाँ पे 1000 मेल्स के बराबर 943 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो और लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें फ़ीमेल्स का नंबर मेल से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यूएसए में है, ठीक है, ब्राज़ील में है, रशिया में है, और बांग्लादेश में और नाइजीरिया में ऑलमोस्ट बराबर है मेल्स के, और जापान में भी ज़्यादा है। तो इन कंट्रीज़ में फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं मेल्स से, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनमें जो है वो फ़ीमेल्स कम हैं। ठीक है,
तो इंडिया में तो यहाँ पे आपको सेवरल रीजंस दिए हुए हैं कि वाई द नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ डिक्लाइनिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ सबसे पहले है मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस मीन्स उसको अपनी फर्स्ट चॉइस रखना, क्योंकि यहाँ पे सोशल सोसाइटी भी हमारी यही कहती है हाँ जी घर में अच्छा कोई मेल चाइल्ड ही नहीं है, घर में इनके घर में तो बेटियाँ ही पैदा हुई जा रही हैं, या इनके घर में सारी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, भाई इनके तो कोई बेटा ही नहीं है। तो सोसाइटी ही बहुत ज़्यादा पोक करती है, जिससे जो फैमिली अगर नहीं भी कुछ करना चाहती तो भी वो फैमिली जो है प्रोवोक हो जाती है इस चीज़ के लिए। इकोनॉमिकली भी हम यही देखते हैं कि जो मेल्स हैं वही फैमिली को आगे चलाएंगे। रिलीजियसली भी यही माना जाता है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए घर में, ठीक है। जैसे हिंदू रिलीजन में माना जाता है कि पेरेंट का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए बॉय होना चाहिए। तो इस तरह के जो हैं अब देखा जाए तो नॉनसेंस चीज़ें हैं ये, मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई विल, बाकी आप सब लोगों का अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम नॉट सेइंग इट टू एनीबडी। तो ये एक मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देने की वजह से फीमेल्स का नंबर कम है। फिर सेकंड पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हायर। इन्फेंट होते हैं इतने छोटे बच्चे जो माँ की गोद में होते हैं, ठीक है, यहाँ जो क्रॉल कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के ये भी पता नहीं चल सकता कि बॉय है या गर्ल है, उनको हम इन्फेंट कहते हैं। और मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट। तो उनका जो डेथ रेट है गर्ल्स का जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि गर्ल्स को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कम प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। और जनरल निगलेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, जितनी फीमेल चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादातर बड़ी लार्ज फैमिलीज़ में या फैमिलीज़ में उनको निगलेक्ट किया जाता है चाइल्डहुड में ही, ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल मोर्टेलिटी, वही मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, फीमेल्स का जो डेथ रेट है वो मेल से ज़्यादा है। सेकेंड थिंग है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। ये टेस्ट हमारी कंट्री में बैन है, लिखा भी हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ बैन होने के बावजूद ये टेस्ट यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं हिडन वे में कर देते हैं, फीमेल्स करवा लेती हैं जब बेबी अभी उनके कोख में होता है, वूम में होता है, और अगर वो उन्हें पता चलता है कि ये गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवा देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए, उनको होता है कि हमारे पास ऑलरेडी गर्ल चाइल्ड है, हमें मेल चाइल्ड चाहिए। तो फीमेल फिटिसाइड का यही मतलब है, वर्ड दिया हुआ पेज नंबर 88 पे लास्ट वर्ड। इसका मीनिंग है कि फीमेल चाइल्ड का वूम में पता करवा लेना, टेस्ट करवा के कि फीमेल चाइल्ड है, और उसको अबॉर्ड कर देना, ठीक है, वहीं पे उसको कोख में ही ख़त्म कर देना, मरवा देना उसको। तो एक तरह से देखा जाए तो मर्डर है, और अगर रिलीजियसली देखा जाए तो पाप है, ठीक है। बाकी की अगर हम कंट्रीज़ देखें यूएस कनाडा वगैरह, तो वहाँ पे डॉक्टर फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही बता देते हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू हैव अ गर्ल चाइल्ड और बॉय, ठीक है। वहाँ पे ऐसी कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड के केसेस नहीं है, और हमारे यहाँ न्यूमरस केसेस होते हैं ऐसे, क्योंकि प्रेफरेंस मेल चाइल्ड को दी जाती है, एंड दैट इज़ वाई जो फीमेल्स का नंबर है वो मेल्स के बराबर नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 89 पे भी इन्होंने यही दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो मेल्स और फीमेल्स का नंबर इक्वल चल रहा था वो था केरला में, और सबसे कम चल रहा था हरियाणा में 2011 तक। नीचे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, वो आ जाती है लिटरेसी रेट। कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक है, कि कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अब लिटरेसी रेट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन में भी वेरी करता है। वेरी होता है डिफरेंट होना, किसी कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे, और किसी कंट्री में लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे होंगे। इसी तरह रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे कई बार लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अर्बन जो होते हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कई बार होता है कि इट इज़ मोर अमंग मेल दैन फीमेल। कई बार मेल्स अब ये अलग अलग एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कई एरियाज़ में मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे जहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी होगी, और कई जगहों पे बराबर होगा, ठीक है, मेल फीमेल का बराबर ही होगा पढ़ाई लिखाई में, जहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं होगी, फीमेल्स को सारे राइट्स होंगे, राइट। सो लिटरेसी रेट ऑफ एनी कंट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एज इट अफेक्ट्स द सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। हमारी जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस बात का कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देखो, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी तरफ अगर आप देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है सारे, और जो लोग यहाँ से भी वहाँ माइग्रेट होते हैं वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए। आपको पता है आइल्स क्लियर किए बगैर ही नहीं जा पाते हैं, ठीक है।
तो पॉपुलेशन मैक्सिमम हम कह सकते हैं 100% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी ही मिलेगी वहाँ पे आपको। लेकिन अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ देखें लाइक इंडिया, तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन आज भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अंडर डेवलप का तो और भी बुरा हाल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंट्री है वो डेवलप में काउंट हो, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100% होना ही चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट तो नहीं, 100% ही। ठीक है, उसके बाद है पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। कहते बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये ना समझें कि बर्डन है। जैसे कि हम कहते हैं, कई बार हम हंस पड़ते हैं इस बात पे खुद ही कि भाई मेरे देश में तो अगर सबसे ज़्यादा कुछ है तो वो लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें, इसको हम लाइबिलिटी ना समझें, लाइबिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ना समझ के इसको कंट्री का एसेट समझें। नेक्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, एसेट होता है खजाना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है, हमारी आर्मी सबसे बड़ी हो सकती है, हमारी नेवी सबसे बड़ी हो सकती है। अगर इस मैन पावर को संभाला जाए, अगर इस मैन पावर को प्रॉपरली यूज़ करे गवर्नमेंट, अगर प्रॉपरली इनको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएं, मतलब दोनों हाथ, ताली दोनों हाथ से बजती है। लोग भी उतने ही अवेयर हों कि हमारी क्या वैल्यू है, गवर्नमेंट भी उतनी अवेयर हो कि इनको कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, इस चीज़ को इनकी कितनी वैल्यू है, तो कंट्री डेवलप हो सकती है प्रॉपरली और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब डेवलप में ही आ जाएगी वो प्रॉपरली। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक वो सेल्फिश वेव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। कहते हैं अगर पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल माना जा सकता है, कैपिटल हम मनी को बोलते हैं, पैसे को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे एरियाज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल डेवलपमेंट में। अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको स्किल डेवलपमेंट का, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनको मौका दिया जाए और उनका स्किल प्रॉपरली डेवलप हो और वो स्किल वो अपनी कंट्री के लिए यूज़ करे, कंट्री लेटर उनको पे करे उसके लिए अच्छे से, तो किसी को कनाडा अमेरिका भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई पर्सन, मतलब छोटी सी एग्जांपल है, बुक में नहीं दी हुई, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कोई पर्सन हमारे यहाँ पे होता है और वो ओलंपिक्स में खेलना चाहता है। बिलीव मी, उस बेचारे पर्सन का तेल निकल जाता है ओलंपिक्स तक जाते जाते, क्योंकि रास्ते में इतने सारे लोग आते हैं जो उसको परेशान करते हैं, जो उसको ब्राइब करते हैं। हमने देखा भी है दंगल मूवी में भी। ठीक है, अब वही पर्सन, टैलेंटेड पर्सन, अगर किसी फॉरेन कंट्री में हो और वहाँ से वो कहे कि हाँ जी मैंने ओलंपिक्स खेलना है, या वो वहाँ मौका मांगे, तो कंपैरेटिवली उसको जल्दी मिल जाएगा वो मौका। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमंस को एज कैपिटल यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो है किसी की बात को, किसी के टैलेंट को इतनी जल्दी पहचाना ही नहीं जाता, इतनी जल्दी उसे मौके ही नहीं दिए जाते। यहाँ पे मतलब हर पॉइंट पे करप्शन होती है। सो दस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स हाईएस्ट रिटर्न। यील्ड्स का मतलब होता है प्रोड्यूस। कहते हैं अगर हम ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों में इन्वेस्ट करें और लोग भी उतने ही जागरूक हों, तो देश के लिए हाईएस्ट रिटर्न्स हो सकते हैं, कंट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं, कंट्रीज़ हायर प्लेटफॉर्म्स पे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंट्री को। फाइन, देयरफॉर इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द फोकस शुड बी ऑन द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहते हैं अब अगर आप टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो, तो जो गवर्नमेंट है उसका फोकस इन लोगों की वेलबींग पे, उनका ध्यान रखने पे होना चाहिए। ठीक है, अब लोग कनाडा क्यों भागी जा रहे हैं, क्यों भागते हैं सब लोग कनाडा या अमेरिका भाग रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं? क्योंकि लोगों को लगता है वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट ध्यान बहुत देती है। ठीक है, जबकि लोग वहाँ प्रॉपर टैक्स पे करते हैं। फाइन, और हमारी कंट्रीज़ में लोग टैक्स नहीं पे करते, और अगर टैक्स पे कर भी देते हैं तो वो टैक्स कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं होता। फाइन, तो अब उन कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्री है उनमें दोनों ही लोग जो हैं वो जागरूक हैं, वो अवेयर हैं, गवर्नमेंट भी और लोग भी। और हमारे यहाँ दोनों ही सो रहे हैं, दोनों सेल्फिश हैं, सॉरी टू से बट यही सच है। ठीक है, लास्ट पेज पे आ जाते हैं। 90 पेज नंबर पे एक पिरामिड दिया हुआ है डू यू नो बॉक्स में, आप इसको पढ़ लेना। इसमें जस्ट इन्होंने ये बताया कि पॉपुलेशन को थ्रू पिरामिड ग्राफ भी शो किया जा सकता है। एक में इन्होंने इंडिया का पिरामिड ग्राफ शो किया, एक में जापान का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख देना। ठीक है, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, एनकरेज मी। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो है वो किसी भी यूट्यूबर को, स्पेशली जो इतने एफर्ट्स कर रहा हो, उसको एनकरेज करता है।
ठीक है। एक यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैप्टर पहले सारा खुद पढ़ना है, उसके सारे मीनिंग्स देखने हैं, उसकी एग्जांपल्स भी देखनी है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर कोई गलती हो जाए तो रिकॉर्ड करना है, फिर ढेर सारी उसकी पिक्चर्स ढूंढनी है। आई नो आप सोचोगे कि ये सारा कुछ यूट्यूबर अपने लिए ही करता है, बट बिलीव मी, जब मैंने ये चैनल ओपन किया था इट वॉज़ ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स कर्नाटका जा रहे थे आई गेस कोई गेम खेलने के लिए, तब उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप हमें चैप्टर्स रिकॉर्ड करके दे दो ताकि हम ट्रेन में सुनते जाएं। और मैंने उन्हें बोला कि कैसे करते हैं रिकॉर्ड, मुझे नहीं आता। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि मैम आप ऐसे रिकॉर्ड कर लो। फिर एक बच्चे ने बोला कि मैम आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे ही डाल दो, वो हमेशा ही पड़ा रहेगा, जिसको चाहिए होगा उसको मिल जाया करेगा। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मुझे नियर अबाउट 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लग गया था ये समझने में कि कैसे यूट्यूब पे वर्क होता है। अभी भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। सो आप लोगों का एक अप्रिशिएट, एक लाइक, एक शेयर जो होता है उससे जो यूट्यूबर है वो बहुत एनकरेज होता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए, इतनी सारी मेहनत करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।